अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा महमूद। आज इस ईद के मौके पर मैंने आपके लिए खास मेहमानों को दावत दी है जो इस सारे मुल्क को हिलाते हैं, मतलब चलाते हैं। हर एक मेहमान की खास खूबी है, अपना मुकाम है और हर एक का अपना स्टाइल है इस मुल्क को खाने का, मतलब चलाने का। मैं माजरत करती हूँ आपसे, बड़ी देर हो गई है कि ये मुल्क चल नहीं रहा, इसलिए बार बार चलाने वाला लफ्ज जो है ना वो मिस हो रहा है। लेकिन आज इस ईद के मौके पर मुझे उम्मीद है कि हम सारे साथ मिलकर बैठकर इस मुश्किल का हल ढूंढेंगे। चले आए, मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने शो के पहले गेस्ट को, द वन एंड ओनली कप्तान खान। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। मुंह काला कर अपनों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, IPG आई रे। ऐसी ईद तो कभी पहले नहीं हुई। मियां वाली, खैबर, लाहौर, फैसलाबाद, अच्छा, और कोटद्दू। अच्छा, मैं बाहर भी लोग हैं, बाहर भी हैं, टाइगर बाहर सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी, उन सबको मैं आज सलाम और ईद भी पेश करता हूँ। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। हमारी नेक्स्ट मेहमान है पापा की परी। Who else can it be? Please welcome मरियम नवाज। मियां दे नारे बसणगे ते मियां दे नारे ही सजणगे, मियां दे नारे बसणगे। और ये मेरा अभी सर्जरी को ज्यादा देर नहीं हुई, ऑपरेशन को मेरा थोड़ा गला खराब है। मुझे डॉक्टर ने कहा तुम बाल बच्ची को तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे नेक्स्ट मेहमान है नन्हे मुन्ने क्यूट से लीडर बिलावल। दुनिया भर के मुसलमान ईद उस वक्त मना रहे हैं। इस माहौल में हम आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अपना ईद सादगी के साथ मनाएं, अपने जान को ख़तरा में डालकर, अपना ख़ानदान का जान को ख़तरा में डालकर आपका ज़िंदगी, आपका सेहत बचाने में मेहनत कर रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि जितना ही हो सकता है आप अपना ईद घर में ही मनाएं। बात करेंगे एक मेहमान से ऑनलाइन। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मेरी तरफ से आप सबको, पूरी कौम को, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को ईद मुबारक। बात तो चलती रहेगी, इंतजार कीजिए। विल बी राइट बैक। खान साहब, आपकी टांग कैसी है? अल्लाह ने मुझे बड़ा बचाया है, मुझे एक नई जिंदगी दी है और मेरे में अज़म दे दिया है कि मैं अपनी कौम की आज़ादी के लिए पूरी तरह लड़ूं। मैं जैसे ही ठीक होऊंगा, मैं फिर निकलूंगा सड़कों पे, फिर मैं कॉल दूंगा। तौबा तौबा, बंदा क्या कहे इसको। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मुबारकबाद देना चाहूंगा। यहाँ से थोड़ा दूर जाएंगे, जो भी आपका इलाज चाहे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके लिए बंदोबस्त किया है। आपकी जमात का यूथ एम्पावरमेंट प्लान क्या है? लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास नौजवान नहीं है। इस इलेक्शन में पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून के पास नौजवानों की सबसे बड़ी फौज है।
देहाती नौजवान भी है, गरीब नौजवान भी है, वर्किंग क्लास नौजवान भी है, मेहनत कश नौजवान भी है, मजदूर नौजवान भी है, किसान नौजवान भी है, लेफ्ट ऑफ सेंटर तालिब इल्म भी है, जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसलिए वोट देंगे, इसलिए वो जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ उनको जमहूरी हुकूक मगर उनको मुआशी हुकूक भी देंगे। उनको अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इनटेक भी बढ़ जाएगा। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए है सर। अगर आप इसको समझ जाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि इंसान अरूज पे कैसे जाता है और इंसान अपने आप को तबाह कैसे करता है। ओके देन, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। आपकी जमात का प्लान क्या है बेरोजगारी खत्म करने का? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए है सर। बड़े जुगतबाज है माशाल्लाह। बेनजीर आएगी, रोजगार लाएगी। इंशाअल्लाह अगला वजीर आजम भी भुट्टो ही होगा। आपकी जमात की एनवायरमेंटल पॉलिसी क्या है? जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। अब आपको पानी नजर आएगा जब बारिश होता है। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। अब आपको पानी नजर आएगा जब बारिश होता है। इस्लामाबाद ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है। रोना नहीं है आपने, अपनी आंखों के आंसू पोंछ लें। जरा मैं सारी कौम के सामने बताना चाहता हूं कि इसका सबसे बड़ा मसला यह है। उर्दू पोइट्री को मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन मेरा उर्दू इतना अच्छा नहीं कि मैं उसको सही तरीके से अप्रिशिएट कर सकूं। आसिफ जरदारी, ओ खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। जो इस वक्त मेंटालिटी है वो उसको सामने लाती है। आप ये देखो कि कहीं यूथ की बात नहीं हो रही कि यूथ की डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, यूथ की तरक्की के लिए क्या करना है, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए क्या करना है। जो इतना बड़ा यूथ बल जाए, इसको पाकिस्तान के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, वो बात नहीं हो रही। मेरी कौम, आप समझ जाओ कि 30 साल से आपके मुल्क को लूटा जा रहा है। अगर खान साहब समझती है कि इस किस्म का कमेंट दे के वो किसी को इंसल्ट कर रहा है तो वो सिर्फ अपने आप का इंसल्ट कर रहा है। अरे भाई, आप कहां से आ गए? मुस्लिम लीग नून के शेरों, अस्सलाम वालेकुम, भगवान दे, खैर दे, लाडले देख लो। आपको मालूम है कि नवाज शरीफ आपकी तरक्की के लिए आपके लिए दिन रात नवाज शरीफ काम कर रहा था। नवाज शरीफ ने दिन रात एक करके पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा किया। इमरान खान तुमने क्या किया? ये जो गेम खेल रहा है, मैं ये गेम सारी समझता हूं। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। इससे हमारा जज्बा और भी ज्यादा बुलंद होता है कि हम अपनी जदोजहद को और तेज करें। इंशाल्लाह अच्छा वक्त फिर वापस आएगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते। ये पहली बार ये सारे मनाजर ये हमें देखने में आ रहे हैं। कहते हैं कि एक दफा जब बातिल के खिलाफ खड़े हो तो फिर पीछा नहीं दिखाना, तो हम इंशाल्लाह फिर अब पीछा नहीं दिखाएंगे। तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। मियां साहब, इस ईद के मौके पर आप कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? और बाय द वे, आप वापस कब आ रहे हैं? अगर आप दिल से साथ दोगे तो फिर मैं आपसे वादा करता हूँ, इंशाल्लाह आई विल नेवर लेट यू डाउन। बात तो चलती रहेगी, इंतजार कीजिए। विल बी राइट बैक।
आपके ख्याल में मुल्क का जो एनर्जी क्राइसिस है वो कैसे सॉल्व करें? बड़ा तकलीफ दे सवाल आपने किया। 2017 तक आप 2013 से 2017 का पाकिस्तान देख लीजिए। अच्छा एक मिनट आपने वो सोशल मीडिया पे देखा है, नवाज शरीफ बैठा हुआ है अमेरिका के सदर के साथ, हाथ में उसने पर्ची पकड़ी हुई है और उसकी कांपे टांग रही हैं। इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया के मुताबिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फलसफा के मुताबिक कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा, जितना पैसा दिया जा रहा है मेरे ख्याल में तकरीबन 9,000 रुपया तक पहुंच जाएगा, और जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज हैं उनका तादाद में इजाफा। हिंदुस्तान से मिन्नतें कर रहे जी हमारे से बातचीत कर लें, हमारे से गलतियां हो गई, हमने कोई 3 जगह गिरा के मार खा ली। ये वो हैं जो पैसे की पूजा करने वाले लोग हैं। मैं अपनी नौजवान कौम को कहता हूं कि देखें, अपना मुकाम समझें। मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं, इतना पैसा खर्च करके इस्लामाबाद पे आया, वो बेचारे सिंध से लोगों को पैसे दे दे के लेके आया वहां इस्लामाबाद, और उधर लोगों से पूछे जी उसका क्या पैगाम था, उन्होंने कहा जी कांपे टांग रही है। ना सिर्फ नवाज शरीफ आया बल्कि 2013 के बाद 22 घंटे की लोड शेडिंग 0 लोड शेडिंग में बदल गई। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या कसूर किया था नवाज शरीफ ने, फिर क्यों निकाला नवाज शरीफ को? आपके ख्याल में टेररिज्म को कैसे खत्म किया जा सकता है? इस वक्त दहशतगर्दी से बड़ा आम आदमी का इशू है महंगाई, ये सबसे बड़ा इशू। मुश्किलात पैदा करके कोई और जाता है और उसको ठीक करके नवाज शरीफ जाता है। जिस तरह की महंगाई आई है, लोग मुझे तो नहीं पता कि लोग कैसे गुजारा करते हैं, मुझे अपना पता है कि मैं अकेला आदमी रहता हूँ, मेरे खर्चे दुगने हो गए। अवाम बेवकूफ नहीं, अवाम को सब पता है कि इस महंगाई को लाने वाला कौन है। जब इमरान खान नहीं था और नवाज शरीफ था तो 4 साल रोटी 2 रुपए से 5 रुपए तक बिकती थी, आटा 35 रुपए किलो से बढ़ा नहीं, घी 140 रुपए से किलो से बढ़ा नहीं। मैं पहले तो इससे पूछता हूं कि ये इस नौबत पे लेके कौन आया, वेंटिलेटर पे डाला किसने? इस मुल्क का खुद पैसा चोरी करके बाहर महलात, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, सारे शाहाना लाइफस्टाइल और कौम को मकरूज कर दिया। कौन जिम्मेदार है? ये बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्गी को पहुंच गया है। महंगाई और इमरान को इकट्ठे उठाकर बाहर फेंकेंगे। इस मुल्क में वो लोग जिन्होंने चोरी करके मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, इंशाल्लाह एक एक को हम पकड़ेंगे। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखें। ये शख्स क्या है, ये कौन सी मिट्टी का बना हुआ है, ये कहाँ पड़ा भला है, कहाँ ग्रूम हुआ है, कहाँ इसकी परवरिश हुई है, कौन है ये बंदा? मेरा नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। अच्छा है कि पूरा नाम ले लिया करें। विमेन राइट्स के बारे में आपने कभी सोचा है? क्योंकि अगर 52% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो खवातीन है, तो पॉलिटिकल लैंडस्केप पे भी, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में भी, नेशनल डिसीजन मेकिंग में भी खवातीन का बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए कि खवातीन आपको फ्रंट लाइन में नज़र आती हैं, और ये बहुत बहुत अच्छी डेवलपमेंट है बतौर ख़ातून और बतौर पाकिस्तानी शहरी जो खवातीन को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। अभी जो खवातीन की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो खेल के मैदान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बनाए हैं, मैं अभी वो मंसूबे गिनने लग जाऊं तो मगरिब हो जाएगी। औरतें खुद हुकूक दिलवाती हैं, हमारी औरतों में ताकत है अपने आप को अपने हुकूक लेने के लिए, हमने सिर्फ उनको तालीम देनी है। अगला वजीर आजम भी भुट्टो ही होगा।
मैं कहती हूँ आप लोगों को सही सजा मिली, आप लोगों ने कभी खवातीन को आगे आने नहीं दिया। अब फ्रंट लाइन में सब खवातीन नजर आती हैं माशाल्लाह। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून में आप देखें, मरियम नवाज आपके सामने बैठी है, बहुत अदना सी कारकुन है मुस्लिम लीग नून की। मरियम औरंगजेब को आप देखें, पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर वो छाई हुई है। जब इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी तो जिस गवर्नमेंट ने दिल से वोट लेने के लिए नहीं, दिल से अपनी ख्वातीन को एम्पावर किया, यानी उनको अपने पैर पे खड़ा किया, वो इंशाल्लाह ये हमारी हुकूमत होगी। अब मैं किसी के ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं करना चाहती, लेकिन आज भी ये शख्स जो ज़ेनी पस्ती का शिकार है, मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहती। मेरी बतौर खातून इंसल्ट है कि मुझे इमरान खान जैसे शख्स का नाम लेना पड़ता है। वो जलसों में कहता है, मरियम नवाज तुम मेरे इतनी बार नाम लेती हो कि तुम्हारा हस्बैंड कहीं नाराज ना हो जाए तुमसे। आप इमेजिन करें आप इस बात को, ऐसे शख्स को अपने घर के दरवाजे से अंदर ना आने। आपको ऊपर पहुंचने के लिए आप में जुनून होता है, तो वो जुनून जब आपको एक चीज से हो जाता है तो एक ह्यूमन माइंड जो होता है वो दूसरी चीजों पे कंसंट्रेट नहीं करता। कप्तान जब मैच खेलता है ना तो वो अपने मुखालिफ की हर चीज के लिए तैयार होता है, घबराना नहीं। मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसको पर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। अब आपकी जमात का विजन क्या है अगले 10 सालों में? ये देखें, अपना मुकाम समझें, और मैं लोगों को, अपनी कौम को, अपने यूथ को, मैं वो उस वापस पाकिस्तान के ख्वाब की तरफ लेना चाहता हूँ। वो ये नहीं था ये जो बन गया पाकिस्तान, कभी वो उधर फिर रहा है भिखारियों की तरह, कभी उधर पैसे मांगे, कभी उधर। विजन हो उसकी कि ये पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब थी। ये तो जो प्लानिंग करने वाले हैं वो बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए। इस वक्त बहरानों में मुल्क है, मईशत सिर्फ बनी गाला और जमान पाक की ठीक हुई है, मुल्क की मईशत बेड़ा गर्क हो गई है। तोशा खाना चोर निकला, तोशा खाना चोर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर और डकैत निकला। और इस 10 साल का प्लान को कामयाब करवाने के लिए क्या सिर्फ एक इमरान खान नियाजी मौजूद? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर इस हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात होगी जो मुझे लगता है कि आवाम के लिए ठीक नहीं है, तो मेरा हक है और मेरा फर्ज है कि मैं उस पर बात करूं, और मैं करती रहती हूँ। आपके ख्याल में मुल्क में टैक्स रिफॉर्म्स कैसे किए जा सकते हैं? 30 लाख लोगों का नादरा के पास डेटा है जो टैक्स नहीं देते। 30 साल तो तुम 2 खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। वेंटिलेटर पर डाला किसने? इस मुल्क का खुद पैसा चोरी करके बाहर, महलात, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, सारे शाहाना लाइफस्टाइल, और कौम को मकरूज कर दिया। कौन जिम्मेदार है? क्योंकि नशे की हालत में होता है, फैसला करने की कुव्वत नहीं है दिमाग में, ज़हनी बीमार है। एक मुल्क को कंगाल छोड़ के जा रहे हैं और हमारे से हिसाब मांग रहे हैं। यानी ये तो कोई भी आप गूगल करके देख लें पाकिस्तान के डेफिसिट्स क्या, यानी खसारा क्या। बहुत शुक्रिया, हमारा माफी मान ले, ऐसे हो जाते हैं। आप भी जज्बाती लोग हैं और हमारे लोग भी बहुत ही जज्बाती हैं। ये तजाद देखें जरा, और ये तजाद नहीं है, ये मंशियात ज़्यादा दिमाग के फैसले हैं। सारे पैसे इससे निकलवाने चाहिए, फिर मैं देखूं कितनी जगह खड़ा होता है, जिसका घर कोई और चलाता है, जिसका किचन कोई और चलाता है, जिसने मुल्क के तोहफे, मुल्क को मिलने वाले तोहफे बेच बेच के अपनी नस्लें संवार ली, जिसकी बीवी 5-5 कैरेट का एक रिंग लेती रही एक फाइल पे दस्तखत करने के बदले। और जो लोग इसका साथ देते हैं, मैं उनकी अकल पे हैरान हूं। चुप करके सुने, चुप करें जरा, सुने मेरी बात।
मरियम बीबी जिसने जिंदगी में 1 घंटे का काम नहीं किया, और काम पे टांगने वाले जिसको अभी 14 साल में उर्दू ही नहीं बोलनी आई। मैं लीडर बनना चाहता हूँ और आसिफ जरदारी उसको थोड़ा बड़ा होने देना था। एक उनमें से नानी हो गई है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। तो मैं तो बड़े फख्र से कहती हूँ, काश आपने जिंदगी में अच्छे फैसले किए होते। आप मियाँ साहब की उम्र के हैं, आज आप भी नाना दादा हो। ये जो बिस्तर के नीचे छुपे होते हैं ना, चारपाई के नीचे, बेड के नीचे, पुलिस आ गई है, चली गई है, ये क्यों है? आपके ख्याल में करप्शन को कैसे खत्म किया जा सकता है? तो करप्शन की बुनियाद रखी जाती है जब एक इलेक्शन के अंदर इंसान धांधली करके आता है, उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं वो करप्शन के खिलाफ जंग लड़ेगा। वो लंदन में महंगे तरीन इलाके में बैठा, हर रोज उसको गालियां पड़ रही होती है क्योंकि इज्जत नहीं है। हर चीज में झूठ, हर चीज में झूठ। अभी खान साहब को लग पता चलेगा कि ये क्या चीज है। बहुत तकलीफ दे चीज है। मैं आपको कभी आपकी जबान में जवाब नहीं दूंगी। इंग्लैंड के अंदर वो नवाज शरीफ जो उसको किसी तरह प्राइम मिनिस्टर बना दे इंग्लैंड का, मैं आपको गारंटी करता हूं कि 10 साल में वो मकरूज हो जाएगा मुल्क। इमरान खान, तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। हमने तो इनकलाब लाना था, लेकिन सामने राना था। मरियम बीबी जिसने जिंदगी में 1 घंटे का काम नहीं किया, और काम पे टांगने वाले जिसको अभी 14 साल में उर्दू ही नहीं बोलनी आई। भाई बिलावल क्या करोगे? I don't have an idea. बात यह है कि आपको पता है, मैं जब जेल में थी तो मेरे पास इस्त्री नहीं थी, और आपको पता है कि मेरे कोट लखपत जेल की मैं बात कर रही हूँ, मेरे कपड़े कैसे हम इस्त्री करते थे। वो जो फ्राइंग पैन था, एक चूल्हा था मेरे पास, उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गर्म करके तो मैं अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये हो सकता है, तो ये मैंने किया है। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने इसको इंतखाबी मैदान में भी हरा दिया था, इसको RTS बैठाना पड़ा, इसको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होने। वैसे मैं हमेशा सोचता हूँ कि इतना ज्यादा इनको मेरे पर गुस्सा है क्यों? मरियम को, इसके भाइयों को, इसके वालिद को, इसके चाचा को, उनके बेटों को, केसेस तो इनके सारे पुराने बने हुए हैं। हर चीज में झूठ, हर चीज में झूठ। स्वाय मकसूद चपड़ासी केस के, बाकी तो सारे पुराने केस हैं। तो मेरे से गिला किस चीज का? टीवी स्क्रीन पे जब मैं इनको रोते देखती हूँ तो मुझे इन पे तरस आता है। मैं कहती हूँ जरा हौसला करो। पहले टांग पे प्लास्टर चढ़ा के बैठा था, अब कहते हैं मैं माजूर हूँ, मैं अदालत नहीं आ सकता। तौबा तौबा, बंदा क्या करे इसको? बहादुरी नहीं आती तो थोड़ी सी नवाज शरीफ से उधार ले लो। कैंसर के मरीजों का मजाक उड़ाने वाला, प्लेटलेट्स गिरने का मजाक उड़ाने वाला, कमर दर्द का मजाक उड़ाने वाला, आज अदालत में लिख के उन बीमारियों का नाम दे रहा है जो बीमारियों का नाम शर्म के मारे मरियम नवाज नहीं ले सकती। अपने सबसे पहले घबराना नहीं। अगर बीमारी का बहाना करना था तो बुज़दिल आदमी कोई इज्जत वाली बीमारी सोच ली होती। वो बीमारी का बता रहे जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते। सुने सुने सुने, बड़े गौर से मेरी आपने बात सुनी। ये जो करप्शन है ना, ये एक ऐसी कैंसर है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं फैली हुई। ये हर गरीब मुल्क जो दुनिया का है उसकी बुनियादी करप्शन है। करप्शन एक ऐसी चीज है जो एक अमीर मुल्क को तबाह कर देती है, एक दीमक की तरह फैल जाती है। हर चीज में झूठ, हर चीज में झूठ। ये सब तो चलता ही रहेगा, इंतजार कीजिए। विल बी राइट बैक। इंतजार कीजिए। विल बी राइट बैक।
हम एक सेगमेंट करेंगे जिसके अंदर हम छोटे छोटे सवाल करेंगे जिसके छोटे छोटे जवाब होंगे। क्या आपको 14 अगस्त पसंद है या अपनी सालगिरह? यौम आज़ादी पाकिस्तान एक, मैं हमेशा कहता हूँ, एक अजीम ख्वाब का नाम था। तो ये एक बहुत बड़ी ख्वाब है और इस सफ़र के ऊपर हम निकले हुए हैं और कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह इस मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। तुमने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तान का। तुम तो कठपुतली हो, सिलेक्टेड हो। हम आपका मुकाबला आसानी से करेंगे कि मुझे वजीर आजम बनाओ। और क्या वजह है भाई? जो तुमने 4 साल इस मुल्क के साथ कर दिया है, उसके बाद क्यों तुम्हें कोई वजीर आजम बनाए? फॉरेन रिलेशंस आप देख लो, एक मुल्क में जाता था, दूसरे मुल्क की बुराई करता था, दोनों को आपस में लड़ाता था। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। ये जो धमकियां है ना, ये किसी और को दें। पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। ये तमाशा हो रहा पाकिस्तान में। We believe in you। आपको क्या लगता है, आप हुकूमत में आएंगे? इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह। पॉलिटिक्स में 20 साल हो गए मुझे, कभी आपने देखा है 20 साल में इमरान खान ने हार मानी है और ना ही हार मानेगा। वो तो था ही फितना, वो तो था ही चोर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर जिसने घड़ियां तक नहीं छोड़ी। जब से ये 2 खानदान आए हैं, हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया। आओ और मुझे अरेस्ट करो, हिम्मत है तो करो। यहाँ के बुजुर्गों को देखें, यहाँ के नौजवानों को देखें, आज तक हर कोई पुकार के कह रहे हैं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो। इमरान खान तारीख के कूड़ेदान में जा रहा है। इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है। हाइपोथेटिकली अगली हुकूमत किसकी होगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वाहिद जमात है। अगर एक जमात है तो वो ना मुस्लिम लीग नवाज है, वो ना तरीके इंसाफ है, वो सिर्फ और सिर्फ कायदे अवाम का पीपल्स पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी। क्यों जनाब सारे इदारे खत्म करने हैं? क्यों केयर टेकर गवर्नमेंट? ये सारा आपको समझ आ जाएगी। एक 1 पॉइंट एजेंडा है। इमरान खान ने नई इलेक्शन मौका देना जीत के आए, क्योंकि अगर वो आ गया तो ये सारी जो इनकी चोरी है वो पकड़ी जाएगी, वो वापस फिर केसेस खुल जाएंगे। इस खित्ते के अवाम ने 3 नस्लों से इस खानदान के साथ और इस जमात के साथ दिया है, और इस जमात ने भी 3 नस्लों से इस खित्ते के और इस खित्ते के अवाम के साथ दिया है। हम वो भी वज़ीर आज़म नहीं चाहते जो मोदी को दावत दे के अपने शादियां पे बुलाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के सामने बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि जो माफिया है, और मैं इनको पॉलिटिशियंस नहीं कहता, मैं 30 साल से ज्यादा इनका मुकाबला कर रहा हूँ। पॉलिटिशियंस ऐसी हरकतें नहीं करते जो ये करते हैं। उज़्मा या वज़ारत उज़्मा? वज़ारत उज़्मा तो कुछ नहीं है, उसको तो अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। अवाम बता रही है वो किधर खड़े, लेकिन नहीं, अवाम की नहीं सुननी। किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, किसी तरह इसके ऊपर केसेस बनाओ, किसी तरह इसको गंदा करो। आपकी हरकत और सकनात से आपका खौफ झलक रहा था। जो बुज़दिल है वो हट जाए, जो शेर है वो डट जाए। ये घबराए हुए हैं, हम इनको ये नहीं करने देंगे। उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा कि हम सबको इस वक्त खौफ है। अगर मेरी 11 साल के पॉलिटिकल करियर में आपको मरियम नवाज के खिलाफ एक पाइनएप्पल मिला है, मुल्क के हालात कैसे ठीक होंगे? कभी ये सोचा आपने? इस वक्त बहरानों में मुल्क है। मईशत सिर्फ बनी गाला और जमान पाक की ठीक हुई है, मुल्क की मईशत बेड़ा गर्क हो गई है। क्या महंगाई और इमरान एक ही चीज के नाम
लेकिन अगर मईशत को मुस्लिम लीग नून ठीक नहीं कर सकती, पाकिस्तान की कोई दूसरी जमात ठीक नहीं कर सकती। तारीखी बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं, कुछ हमारे अपने फैसलों की वजह से, कुछ इसलिए कि एक ऐसा नालायक नाअहल वजीर आजम हम पे मुसल्लत किया गया जिसने अपने हाथों से पाकिस्तान की मईशत का गला घोंटा। ये ज़हन में डाल लें, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता। और ये बेसिस होता है, देखिए कोई भी दुनिया की सिविलाइज सोसाइटी, उसका बेसिस होता है रूल ऑफ लॉ, और यही हमारा मसला है। ना सिर्फ नवाज शरीफ आया, बल्कि 2013 के बाद 22 घंटे की लोड शेडिंग जीरो लोड शेडिंग में बदल गई। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या कसूर किया था नवाज शरीफ ने? फिर क्यों निकाला नवाज शरीफ को? ये वो नवाज शरीफ है और जरदारी, इसको ऊपर हुदायबा पेपर मिल्क का केस उसने इसके ऊपर बनाया था, जिधर अरबों रुपए इन्होंने करप्शन करके पैसा बाहर भेजा था, वो उसने नवाज शरीफ पे बनाया था। चुप करके सुने, चुप करें जरा, सुने मेरी बात। ये वो जरदारी है। एक है सूस्कीन, उसने किताब लिखी द वे ऑफ द वर्ल्ड। उसमें वो क्या किताब में कह रहा है कि बिलावल को उनकी वालदा टेलीफोन करके CIA ने उसका टेलीफोन टैप किया, बैंक अकाउंट्स बता रहे थे कि किन किन बैंकों में पैसे पड़े हैं तुम्हारे बारे। इमरान, you're a rat इमरान खान। अंपायर की उंगली का इलाज हम अंगूठा से करेंगे, हम वोट से करेंगे, हम जमहूरियत से करेंगे। उम्मीद तो यही थी कि इस शो से कोई हमें सॉल्यूशंस नजर आएंगे, कोई हमें मुस्तकबिल नजर आएगा, लेकिन अभी तो इस मुल्क का हाल बुरा ही है। नॉनदलेस आप सबको ईद मुबारक। अगर मैंने नहीं तो आई होप इस शो ने आपको एंटरटेन किया होगा। खुदा हाफिज।